हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चलो बेटा, अपन लोगों ने साइंस का एक चैप्टर फिनिश कर लिया था। कौन सा? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, लास्ट वीडियो अभी पार्ट 5 अपन ने बनाया था उसका, है ना। आज अपन एक नया चैप्टर लेके आए हैं। कौन सा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5। किसके अंदर? एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, तो जैसा कि हम हमेशा क्या बताते हैं, बेसिक बताते हैं किसी भी मैथमेटिक्स के चैप्टर को उठाने से पहले। तो पहले मैं बताऊंगा कि एपी होता क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज होती है। ठीक है, जो एक मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट आपके पास में होगा या एक फिक्स्ड नंबर आपके पास में होगा, और उस फिक्स्ड नंबर में कोई एक ऐसा नंबर होगा जो उस फिक्स्ड नंबर के अंदर ऐड होता जाएगा। ठीक है, एज एन एग्जांपल मैंने ये बोला कि मेरे पास में पहला फिक्स्ड नंबर था 5 के साथ में मेरे को अब 3 क्या करता जाना है, ऐड करते जाना है। मतलब पहला नंबर हो गया 5 के बाद में 3 ऐड किया तो 8 के बाद में 3 ऐड किया तो 11 के बाद में 3 ऐड किया तो 14। मतलब इस तरीके से मेरे पास में क्या बन गई, एक पूरी सीरीज बन गई, एक श्रृंखला बन गई, एक चेन बन गई पूरी। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि सबसे पहला नंबर मेरे पास में क्या था बेटा? 5 था। उसके बाद में 3 ऐड किया तो 8 हो गया, देन 3 ऐड किया तो क्या बन गया मेरे पास में? 11 बन गया, फिर 3 ऐड किया तो 14 बन गया, और ये चीज चलती जा रही है। ठीक है, तो ये जो है ना बेटा, ये क्या हो गई? एक एपी हो गई। एज एन एग्जांपल, चलो डे टू डे लाइफ का अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, डेली लाइफ के एग्जांपल की, मान लो सपोज दैट मैं कहीं पे जॉब लेने के लिए जाता हूँ, कहीं पे मैं गया और उन्होंने मेरे को बोला कि आपकी जो मंथली जो सैलरी होगी ना वो 10,000 रुपीज होगी, और उसके बाद में हर साल आपका 10% का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं वहां पे स्टार्टिंग की जो साल होगी, स्टार्टिंग की जो ईयर होगी, उसमें मेरे को कितने रुपए मिलेंगे? 10,000 रुपीज मिलेंगे। उसके बाद में 10% का इंक्रीमेंट हुआ तो अगली साल मुझे कितने रुपए मिलेंगे भाई? 1,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब 11,000 रुपए मिलेंगे। उसके अगली साल मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 12,000। मतलब मैंने 10,000 से अपनी जॉब स्टार्ट की थी, 10,000 रुपीज से मैंने मेरी जॉब स्टार्ट की थी, और ये जो जॉब थी ये इतना अमाउंट मेरे को हर महीने मिल रहा था फर्स्ट ईयर में। कितनी साल में? एक साल में हर महीने मेरे को इतना अमाउंट मिल रहा था। मतलब फर्स्ट ईयर में मेरे को इतना अमाउंट मिला हर मंथ। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर मुझे कितना अमाउंट मिलेगा बेटा? 11,000। उसके अगले साल मुझे कितना अमाउंट मिलेगा? 12,000। मतलब हजार रुपए का क्या आ रहा है? इंक्रीमेंट आ रहा है। तो देखो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है। एक पर्टिकुलर क्या बन रहा है बेटा? पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है कि पहले मुझे 10,000 मिले, फिर उसके बाद में 1,000 रुपीज ऐड हुए, उसके बाद में 1,000 रुपीज और ऐड हुए, और ऐसा चलता जाएगा। क्योंकि ये क्या होता है, किसी भी कंपनी की या किसी भी स्कूल की ये पॉलिसी होती है कि आपको 10% इंक्रीमेंट करके वो देते हैं। ठीक है, ईयरली मान लो, या अगर आपका बहुत अच्छा, मतलब आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है तो हो सकता है साल में आपको 20% का इंक्रीमेंट देंगे। ठीक है, लेकिन इंक्रीमेंट कुछ इस तरीके से होता है। तो एक पैटर्न बन गया यहाँ पे कि 10,000 मिले, फिर 11,000 मिले, फिर 12,000 मिले, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न बनता जा रहा है। पैटर्न बोले तो मतलब इनके बीच में कोई चेंज नहीं आता। यहां से यहां के बीच में देखें तो 1,000 रुपए का चेंज है, यहां से यहां तक के बीच में देखें तो 1,000 रुपए का चेंज है, उसके आगे देखोगे तो 1,000 रुपए का चेंज आएगा। मतलब यहाँ पे एक पूरा का पूरा पैटर्न बनता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है बेटा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक इस तरीके की सीरीज होती है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर पैटर्न बनता है। एक आपके पास में कोई फिक्स्ड अमाउंट होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, और उसके बाद में एक पर्टिकुलर वैल्यू उनके साथ में ऐड ऑन होती जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कैटेगरी में रखते हैं। तो मेरे ख्याल से बेटा समझ में आया होगा तुम लोगों को कि एपी का पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, देखो आगे जाओगे ना तो एपी के साथ में 2 चीजें और मिलेंगी, जीपी। ठीक है, जीपी बोलते हैं, और एक और मिलेगी एचपी, है ना। लेकिन ये 11-12 की बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोगों को क्या चीज समझ में आई बेटा? एपी की पहचान कैसे करनी है। बात आती है कि हाउ टू फाइंड एपी, की ये एक एपी सीरीज है भी या नहीं है। तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि इनके बीच में जो अंतर आ रहा है, इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ना बेटा, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो वो एपी होगी, अदरवाइज वो एपी नहीं होगी। एज एन एग्जांपल बेटा मैंने ये बोला कि मेरे से क्वेश्चन में ये पूछा गया कि 2, 4, 6, 8, 10 और ये चलती जा रही है, आप बताओ ये एक एपी है या नहीं है ना। अगर हम हिंदी में बोले तो समांतर श्रेणी बोला जाता है इसको, है ना, समांतर श्रेणी। तो उसने ये बोला कि भाई ऐसे एक बात बताओ, ये एक एपी है या नहीं है, फाइंड आउट करके बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया बेटा, इसमें 4 में से 2 को माइनस किया, 4 में से क्या किया? 2 को माइनस किया, तो मेरे पास क्या आया? 2 आया। इसका मतलब इन सब में 2-2 का अंतर होना चाहिए तो ये एपी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। एक पर्टिकुलर पैटर्न बनना चाहिए, मैंने बताया ना तुम लोगों को, एक पर्टिकुलर पैटर्न बनना चाहिए तो ही एपी बनेगी। ठीक है, चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब अगर ये 10, 11, 12, अगर यहाँ पे 14 ज्यादा आ जाता ना तो मैं ये एपी नहीं बोलता कि ये एपी नहीं है, ऐसे बोलता। मैं क्या बोलता कि ये एक एपी नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पैटर्न आना चाहिए। बार बार मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, एक
पर्टिकुलर पैटर्न आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 में 2 का ऐड किया 4 आया, 4 में 2 का ऐड किया 6 आया, 6 में 2 का ऐड किया 8 आया, 8 में 2 का ऐड किया 10 आया। आगे क्या आएगा मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन अगर एपी है तो आगे के अकॉर्डिंग क्या क्या बनेगा, 12 आएगा, फिर 14 आएगा, 16, ये चीज आगे आनी चाहिए, ठीक है। तो एपी का पता कैसे लगाते हैं बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो आपको क्वेश्चन दे देगा और क्वेश्चन देने के बाद में क्या बोलेगा कि ऐसा करो, इसमें ये एपी है या नहीं है फाइंड आउट करो। तो आपको क्या करना है बेटा, ठीक है, आपको क्या करना है, स्टार्टिंग की 2 टर्म का क्या निकालना है, आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है। स्टार्टिंग की 2 टर्म का आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो ये 2 आ गया, डिफरेंस कैसे निकालोगे, दिस वन माइनस दिस वन, मतलब 4 माइनस 2, ठीक है। मतलब हम ये बोल सकते हैं, चलो बाद में बताता हूं, पहले इसमें से इस टर्म को माइनस कर दिया, 2 आ गया भाई। अब 2 आने के बाद में यही वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसमें आनी चाहिए 6 माइनस 4, यही वैल्यू 8 माइनस 6 में आनी चाहिए और सेम वैल्यू 10 माइनस 8 में आनी चाहिए। तो ये एपी होगी, और अगर नहीं आ रही है तो एक एपी की कैटेगरी में नहीं रखी जाएगी, ठीक है। तो अपन कुछ क्वेश्चंस लेते हैं कि एपी को फाइंड आउट कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे। उससे पहले अपन इसको कुछ नाम दे देते हैं, क्या कुछ नाम दे देते हैं कि किसको क्या नाम देना है वो देखो एक मिनट, तुम लोग है ना, मिटाने जा रहा हूं एक बार। क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो मान लो सपोज दैट मैंने ये बोला बेटा, मैंने ये बोला कि आपके पास में कोई तो एक सीरीज है ना, मुझे नहीं पता ये एपी है या नहीं है, उसने ये बोला कि आपके पास में कोई सीरीज है और फाइंड आउट करो कि ये एपी में है या नहीं है। तो सपोज दैट मैंने ये वैल्यू ले ली 5, 5 के बाद में मैंने ले लिया 9, 9 के बाद में मैंने क्या ले लिया बेटा 13, 13 के बाद मैंने ले लिया 17 और डॉट 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 डॉट, और उसने मेरे को बोल दिया भाई ये फाइंड आउट करो ये एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये समझ लो बेटा, ये क्योंकि फर्स्ट नंबर पे आ रही है ना, ये फर्स्ट नंबर पे है, तो इसको मैं क्या नाम दे देता हूं बेटा, ए नाम दे दूंगा, या A1 भी बोल सकता हूं इसको, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे ए या A1 दे दो एक ही बात है। ये जो सेकंड नंबर पे आ रही है ना बेटा, इसको नाम देता हूं मैं 2, ये थर्ड नंबर पे जो आ रही है 3, फोर्थ नंबर पे आ रही है 4, और अगर फिफ्थ नंबर पे आ रही है तो फिफ्थ, सिक्स्थ नंबर पे आएगी तो छठी टर्म होगी। तो ऐसी चीज समझ में आ रही है कि पहले नंबर पे आई तो इसको हमने ए नाम दे दिया, एंड दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट टर्म, है ना, पहला पद, ठीक है। अगर मैं 9 की बात करता हूं तो ये सेकंड नंबर पे आ रहा है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सेकंड टर्म, क्या सेकंड टर्म, ठीक है। या दूसरा पद ये थर्ड नंबर पे आ रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड टर्म। मतलब अगर आप लोगों को A3 दे दिया, इसका मतलब क्या बोल दिया कि ये इसका थर्ड टर्म है, ठीक है। अगर मान लो बोल दिया कि A5 इक्वल टू दिस वन है, तो आप क्या बोलोगे कि 5वें नंबर पे, इस सीरीज में 5वें नंबर पे जो चीज आएगी ना वो इसका फिफ्थ टर्म होगी। अगर वो बोलता है इसका nth टर्म, तो इसके n नंबर पे जो आएगी, मुझे नहीं पता n की वैल्यू क्या है, n नंबर पे जो भी आएगी वो इसकी nth टर्म होगी। भाई ये फर्स्ट नंबर पे आ रही है तो A1, ये सेकंड नंबर पे आ रही है तो A2, ये थर्ड नंबर पे आ रही है तो A3, फोर्थ नंबर पे आ रही है तो A4, ये nth नंबर पे आ रही है, कौन से नंबर पे आ रही है, nth नंबर पे आ रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, nth टर्म। बोलो चीज आई नहीं आई समझ में। अब उसने ये बोला कि भाई आपके पास में कोई तो एक सीरीज दे रखी है, ऐसा करो इसको बताओ कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, ये एपी है या नहीं है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको दो कॉन्जुगेटिव मतलब दो आसपास की जो टर्म है ना उनका डिफरेंस निकालना है। उनका क्या निकालना है बेटा, डिफरेंस निकालना है। अगर वो डिफरेंस सेम आ जाता है तो वो एपी होगी, और अगर नहीं आता है तो नहीं होगी। एज एन एग्जांपल मैंने ये बोल दिया कि डी की वैल्यू निकालनी है मुझे A2 माइनस A1, भाई दो आसपास की निकालनी है ना A2 माइनस A1, तो मेरे पास में वैल्यू क्या आई बेटा 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। बोला नहीं आया समझ में। ऐसे ही सेम वैल्यू आनी चाहिए A3 में से A2 को माइनस करने पर, और सेम वैल्यू आनी चाहिए क्या A4 में से A3 को माइनस करने पर। ध्यान रखना ये वैल्यू आसपास की होनी चाहिए, कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं हो कि आपने A1 और A3 को माइनस कर दिया, नहीं, है ना। तो D इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 9, आपके पास वैल्यू कितनी बची 4। बोला नहीं है समझ में। ऐसे ही A4 की वैल्यू कितनी है बेटा 17, A3 की वैल्यू कितनी है 13, वैल्यू कितनी बची 4। अगर ये D की वैल्यू सब जगह सेम आ जाती है तो आप क्या बोलोगे कि ये एक एपी की सीरीज होगी, और अगर सेम नहीं आती है तो ये एक एपी की सीरीज नहीं होगी। बोला है नहीं है समझ में। तो इस तरीके से आप एपी को फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या एपी है और कौन सी एपी है और कौन सी एपी नहीं है, कौन सी सीरीज एपी की कैटेगरी में रखी जानी चाहिए और कौन सी सीरीज एपी की कैटेगरी में नहीं रखी जानी चाहिए, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान हो गया, ठीक है। मान लो सपोज दैट मैंने ये ले लिया
क्या लिया बेटा, मैंने ले लिया 6 के बाद में ले लिया 3 के बाद में ले लिया 0 के बाद में ले लिया मैंने -3, ऐसे कुछ ले लिया और मेरे को बोल दिया गया कि ऐसा करो, ये बताओ कि ये एक एपी में है या नहीं है। क्या बोला उसने बेटा, उसने ये बोला कि ये बताओ कि ये एक एपी में है या नहीं है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले डी निकालता हूं, पहले मैं नेमिंग दे देता हूं इसको A1 नाम दिया, इसको A2 नाम दिया, इसको A3 नाम दिया, A4 नाम दिया। क्यों दे रहे हैं पता है ना भाई, ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है तो ये फर्स्ट टर्म हुई, A1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड नंबर पे आ रही है तो ये सेकंड टर्म हुई, ये थर्ड नंबर पे आ रही है तो ये थर्ड टर्म हुई, फोर्थ नंबर पे आ रही है तो फोर्थ टर्म हुई। अगर वो बोलता कि फिफ्थ नंबर पे निकालो तो निकाल लेंगे, अपन बताएंगे कि कैसे निकालेंगे। वो बोलेगा सिक्स्थ नंबर पे निकालो, वो बोलेगा nth नंबर पे निकालो, तो सारी चीज निकालेंगे अपन, है ना, सारी चीज निकालेंगे। अभी बस ये समझो कि ये एपी है या नहीं है। चलो देखते हैं एपी है या नहीं है, देखते हैं। देखो 3 - 6, तो डी की वैल्यू निकाली मैंने A2 - A1, तो 3 - 6 भाई, 3 में से -6 दिया कितना आया -3। डी की वैल्यू निकाली मैंने 0 - 3, तो कितना आया -3। डी की वैल्यू निकाली मैंने क्या -3 - 0 भाई, -3 - 0, डी की वैल्यू क्या आई -3। तो क्या डी की वैल्यू सब जगह सेम आई है क्या डी की वैल्यू सब जगह सेम आई है क्या बेटा? हाँ बिल्कुल, सब जगह डी की वैल्यू क्या है बेटा, सेम है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक एपी की कैटेगरी में होगा, ये एक एपी की कैटेगरी में, ये सीरीज आपकी एक एपी की कैटेगरी में होगी। बोलो आया नहीं आया समझ में? तो एपी का कैसे पहचान करते हैं, एपी को पहचानना बहुत जरूरी है भाई। तुम लोगों को क्वेश्चन दे दिया है ना, अब बोल दिया भाई इसका 6th और 7th टर्म निकालो। अब भाई जब वो एपी में ही नहीं है, हालांकि वो जो एग्जामिनर है वो आपको बोलेगा कि ये पहले तो ये बताओ कि ये एपी में है या नहीं है, ठीक है। या फिर अगर वो बोलता है कि ये एपी में है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, तब तो आपको मानना है एपी में है, ठीक है। अभी लेकिन एग्जामिनर ने ये बोल दिया कि पहले ये बताओ कि ये एपी में है या नहीं है, तो आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि एपी में है या नहीं है। और एपी का पता कैसे लगाते हैं, समझ में आया नहीं आया बेटा? आपके डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इन शॉर्ट डी की वैल्यू जो भी आएगी वो सारी वैल्यू सेम आनी चाहिए, चाहे वो फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच में हो, चाहे वो सेकंड और थर्ड टर्म के बीच में हो, चाहे वो थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच में हो, चाहे वो nth और उससे पहले वाली टर्म n-1 के बीच में हो। बोला नहीं है समझ में? ठीक है, चलो मिटाएं बेटा, आगे की टर्म निकालना भी सिखाएंगे धीरे धीरे। पहले ये समझो कि एपी है या नहीं है, इसको फाइंड आउट करना। ये तो बहुत इजी है, अभी अपन अच्छे क्वेश्चन लेंगे। चलो करें बेटा, चलो मान लो सपोज दैट अपन को क्वेश्चन में दे दिया गया, क्या क्वेश्चन दिया बेटा, a² a³ a⁴ और मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ये एपी में है या नहीं है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन √2 2√2 3√2 2√2 3√2 4√2 और ये बोल दिया क्या कि एपी में है या नहीं है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन √2, ठीक है, देन 2√3 देन 2√4 या फिर ऐसे ही रहने दो इसको, √2 √3 √4 है ना, डॉट 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 डॉट, ये एपी में है या नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है √1 देन √4 देन √9 देन √16 और बोल दिया कि ये एपी में है या नहीं है, फाइंड आउट करके बताओ। ठीक है, देखते हैं, है ना। पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं अपन, है ना। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो सबसे पहले इसमें से इसको माइनस करूंगा बेटा, तो डी की वैल्यू क्या आएगी, a² - a² में से a माइनस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म पता है ना तुम लोगों को, विजातीय पद है, ठीक है। लेकिन क्या इसको सॉल्व कर सकता हूं मैं? हाँ सॉल्व कर सकता हूं मैं। कैसे सॉल्व करूंगा? इन दोनों में से क्या a कॉमन आ रहा है क्या बच्चा? a कॉमन आ रहा है, बिल्कुल। अंदर क्या बचा, a-1, तो d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू आ गई a × a-1, मतलब फैक्टर कर दिए एक तरीके से इसके। बोला है नहीं आया समझ में? इसके क्या कर दिया बेटा मैंने, फैक्टर कर दिया। चलो अपन इन दोनों के बीच में देखते हैं। भाई एक से तो पता नहीं चलेगा ना, भाई अपन ने इन दोनों के बीच में निकाल लिया और d निकाल लिया और बोल दिया कि एपी में है, ऐसे थोड़ी है भाई। पहले इसको भी तो चेक करना पड़ेगा ना। चलो इसको चेक करते हैं, d = a³ - a²। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है। अगर इन दोनों में देखता हूं तो मेरे पास में a² कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा बेटा, इसमें तो a बचा और इसमें क्या बचा, 1 बचा। तो देखो d की वैल्यू यहाँ पे क्या आई, a² × a-1। क्या आई यहाँ पे d की वैल्यू, a² × a-1 और यहाँ पे d की वैल्यू क्या आई है, a × a-1। अब एक बार मेरे को यार चेक करके बताना कि ये तो a² × a-1 है और ये a × a-1 है, क्या ये दोनों सेम है? नहीं है सेम। तो क्या ये एपी होगी? नहीं, दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी की कैटेगरी में नहीं रखी जाएगी। बोलो आया नहीं आया समझ में?
चलो इन दोनों को देखते हैं। देख पहले इसमें डी की वैल्यू मैंने इन दोनों में से निकाली 2√2 माइनस √2, देखना ढंग से 2√2 माइनस √2। अब तुम बोलोगे सर इसको कैसे सॉल्व करें? अरे हो जाएगा यार, कैसे सॉल्व करें? अरे हो जाएगा, कैसे होगा? देखो d इक्वल टू, मैंने इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, ये भी एक तरीके से लाइक और अनलाइक की तरह ही काम करते हैं ना। रूट की वैल्यू आ जाए तो शर्माना नहीं है, कर लेना है उसको, है ना, इजी हो जाता है ना। उनमें देख लो कि कॉमन क्या आ रहा है ना। तो इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, √2 कॉमन है ना, √2 को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा मेरे पास में 2 माइनस 1। देखो यहाँ पे तो 2 बचा और यहाँ 1 बचा, भाई दो में से एक गया तो एक ही बचा ना, तो d की वैल्यू क्या आ गई √2, है ना। बोला है नहीं आया समझ में, मतलब पहले दो के बीच में √2 वैल्यू आई। चलो इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों के अंदर देखेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी 3√2 माइनस 2√2। दोनों में से कॉमन बताओ क्या है, दोनों में से कॉमन आ गया √2, अंदर क्या बचा देखो, यहाँ पे तो बचा 3 और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 2, तो आपके पास में d की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा वापस से √2। चलो इन दोनों को भी देख लेते हैं, है ना, लगे हाथ इन दोनों को भी देख लेते हैं। तो d इक्वल टू 4√2 माइनस 3√2, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा √2, अंदर क्या बचा बच्चा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना बचा 1, 1 इंटू √2, तो d की वैल्यू वापस से क्या आई √2। तो क्या ये एक एपी में है? बिल्कुल, ये एक एपी की कैटेगरी में आता है। बोलो आया नहीं आया समझ में? दिखाई तो दे रहा है ना भाई लोगों, सब लोगों बंधुओं, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है? हाँ चलो, ये एक एपी की कैटेगरी में आएगा बिल्कुल, है ना। चलो अपन लास्ट ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, √2, √3, √4। अरे यार ये तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, ये एपी हो ही नहीं सकता भाई। √2 को सॉल्व करोगे तो पता नहीं क्या आएगा, 1.414 आएगा। √3 की वैल्यू 1.712 होती है, ठीक है, √4 की वैल्यू 2 होती है, तो ये तो वैसे ही एपी में नहीं है ना, ये तो दिखने भाई। √3 में से √2 को माइनस करोगे डी की वैल्यू, क्या इनको माइनस कर सकते हो? नहीं कर सकते, या तो वैल्यू पुट करो या फिर ऐसे करो, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या करोगे 2 माइनस √3 करोगे, तो ये वैल्यू अलग है यार, दोनों वैल्यू बिल्कुल अलग अलग है। आया नहीं आया समझ में? दोनों वैल्यू बिल्कुल अलग है, तो वो तो वैसे ही एपी में नहीं है ना। इसको देखो भाई, पहले इसको सॉल्व कर लूं क्या मैं, थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है ना ये? हाँ हो सकता है। 1 का रूट क्या होता है? 1 का रूट क्या होता है? 1 ही होता है। 4 का रूट क्या होता है बेटा? 2 होता है, पता है सब लोगों को। 9 का रूट क्या होता है? 3 होता है। 16 का रूट क्या होता है? 4 होता है ना। बोलो है नहीं आया समझ में? अरे भाई अगर इनका स्क्वायर रूट भी नहीं निकालना आता ना तो फिर कोई मतलब नहीं है बेटा, पढ़ाई छोड़ दो फिर तो, है ना। देखो इन दोनों की d की वैल्यू निकाली तो कितना आएगा 1, इन दोनों से d की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा 1, इन दोनों में से भी d की वैल्यू निकालूंगा तो भी क्या आएगा 1। तो क्या ये एक एपी में है? बिल्कुल है, तो ये भी एक एपी सीरीज में होगी। बोलो आया नहीं आया समझ में? तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं बेटा, एपी को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी सीरीज एपी में है या नहीं है। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं किसी भी चीज को। बोलो आया नहीं आया समझ में बच्चा? है सब लोगों को पल्ले पड़ा कि नहीं आया? बोलो। चलो अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। अपन ने एपी निकालना सीख लिया है कि कौन सी सीरीज एपी में होगी और कौन सी सीरीज एपी में नहीं होगी, ये हमने निकालना सीख लिया है ढंग से, तो तरीके से, ठीक है। अब अपन इसको मिटाने जा रहे हैं। ओके, आँख और तुम दिल लगाने की बात करते हो, हाँ आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। चलो करे बेटा। चलो मान लो आपको कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिया बेटा, क्या क्वेश्चन दे दिया कि आपके पास में कोई तो एक एपी है ना। इस बार उसने क्वेश्चन में बोल दिया एपी है, उसके आगे के दो टर्म निकालो। एपी दे दी इस बार, क्या बच्चा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? एपी दे दी इस बार कि आपके पास में एपी है, समांतर श्रेणी है, उसके आगे के दो पद निकालने हैं आप लोगों को। क्या बोला बेटा उसने क्वेश्चन में? 6 then 9 then 12 then 15 and he is saying then find out its fifth and sixth term, है ना। वो क्या बोल रहा है बेटा, आपके पास में कोई एपी है, तो मैंने आगे लिखा ये क्या दे रखी है आपको, एपी दे रखी है, ठीक है। तो फाइंड, क्वेश्चन क्या बोला बच्चा इसने, फाइंड इट्स फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म, इसका पांचवा पद और इसका छठा पद क्या होगा वो फाइंड आउट करो कि इसका फिफ्थ टर्म पांचवें नंबर पे क्या आएगा और छठे नंबर पे क्या आएगा वो बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। तुम लोगों को ये तो पता है ना, ये पैटर्न है एक, है ना।
आप लोगों को यह तो पता है ना कि ये एक तरीके का पैटर्न है ना, कि भैया कुछ ना कुछ ऐड करते जाओगे तो अगला वाला पद आता जाएगा, है ना। अगर मैं यहां से d की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो d कैसे निकालूंगा बेटा मैं, a2 माइनस a1 से। a2 की वैल्यू कितनी है 9, a1 की वैल्यू कितनी है 6, 9 माइनस 6 कितना बचा 3 बचा। एक बात बताना है, इन दोनों से ही तो मैं d निकाल सकता हूं ना। तुम बोलोगे सर AP तो है ना, d क्यों निकाल रहे हो? भाई जरूरी है ना। ए पे हम सारी डी नहीं निकाल रहे, हम केवल एक के बीच की डी निकाल रहे हैं। जब फाइंड आउट करना हो कि ये एपी है या नहीं है तो सबके बीच में हम अंतर निकालेंगे। समझो इस चीज को भाई, जब मुझे गिवन है कि एपी है तो मुझे डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने कोई सी भी, भाई इन दोनों के बीच में निकाल लो, चाहे इन दोनों के बीच में निकाल लो, चाहे इन दोनों के बीच में निकाल लो, कहीं पे भी निकाल लो। लेकिन जब उसने बोला कि एपी है या नहीं है ये बताओ, तो अपने को सबके बीच का डी निकालना चाहिए। अगर वो सेम आएगा तो एपी होगा और नहीं आएगा तो नहीं होगा, सीधी सी बात। ठीक है, चलो अपन ने यहां से क्या निकाल लिया बेटा, डी निकाल लिया, डी निकल गया। अब एक बात बताने यार, क्या ये एक पैटर्न है? स्टार्टिंग में डेफिनेशन में मैंने बोला था ना कि एपी इज अ पैटर्न, एक पैटर्न है ना, एक पैटर्न है। ठीक है, तो डी की वैल्यू जो आई है मेरे पास में, डी की वैल्यू जो आई है उससे पहले ये देखो कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। इसका मतलब इसके जस्ट बाद की मेरे को दो वैल्यू निकालनी है, एक तो A5 निकालनी है और एक A6 निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? एक तो A5 निकालनी है और एक कौन सी निकालनी है बच्चा? A6 निकालनी है। तो एक बात बताना यार, एक बात बताना मुझे, जब मैंने A1 के साथ में 3 को ऐड किया, जब मैंने A1 के साथ में 3 को ऐड किया तो क्या मेरे पास में A2 आया? बोलो 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 बोलो। अगर मैंने, मेरे पास में 6 था, 6 में 3 को ऐड किया तो क्या मेरे पास में A2 आया? आया नहीं आया? बोलो बोलो जल्दी बताओ फटाफट। अगर मैंने A2 के साथ में 3 को ऐड करता हूं तो क्या मेरे पास में A3 आ रहा है? यार ये तो पैटर्न है, ये तो पैटर्न है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं बेटा, अगर मैं A2 के साथ में, अगर मेरे को A2 निकालना है तो मैं A1 के साथ में D ऐड कर दूं तो A2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। देखो ना, A2 इक्वल टू A1 कितना है 6, D कितना है 3, 6 प्लस 3 9। अगर मुझे A3 निकालना है, क्या निकालना है बेटा? A3 निकालना है तो मैं A2 के साथ में D को ऐड कर दूं। बोलो आया नहीं आया समझ में? अगर मुझे A3 निकालना है तो A2 के साथ में D को ऐड कर दूं, है ना। अगर मुझे A4 निकालना है तो A3 के साथ में D को ऐड कर दूं। अगर मुझे A5 निकालना है तो A4 के साथ में D को ऐड कर दूं। अगर मुझे A6 निकालना है तो A5 के साथ में D को ऐड कर दूं। बोलो आया नहीं आया समझ में? डॉट 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 डॉट। अगर मुझे N निकालना है तो N-1 के साथ में D को ऐड कर दूं। देखो ना यार, देखो A3 निकालना है, A2 में D को ऐड किया, 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 कितना आएगा 12, 12 प्लस 3 कितना आएगा 15, 15 प्लस 3, 15 प्लस 3 मतलब A5 की वैल्यू क्या आएगी बेटा? A5 की वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस 3, दैट इज कॉल्ड 18। और अगर A6 निकालना हो तो 18 प्लस 3 कर दो, कितनी आ जाएगी 21। तो इस तरीके से अपन नेक्स्ट के दो टर्म निकाल सकते हैं, इसके अगले के दो टर्म निकाल सकते हैं। बोला है नहीं है समझ में? मतलब अगर अपने को A7 पूछता है, A8 पूछता है, A9 पूछता है, A10 पूछता तो क्या मैं निकाल सकता था? भाई उससे प्रीवियस वाले से मुझे क्या करना पड़ेगा? D को ऐड करना पड़ेगा। उससे पहले वाले से मुझे क्या करना पड़ेगा? D को ऐड करना पड़ेगा। व्हाट इज D? भाई D इज अ डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स। दो कॉन्जुगेटिव, दो आसन्न या आसपास की जो पद है उनके बीच का जो अंतर है वो D है ना। भाई अगर आपको बोल दिया AP है तो D निकाल सकते हो ना, या कोई इशू है क्या? नहीं आया कि समझ में? अगर आप लोगों को बोल दिया कि ये AP है तो D निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं। अब भाई मुझे A5 निकालना है तो मैंने क्या बोला? भाई D को ऐड करते जाओ अगली टर्म आती जाएगी, D को ऐड करते जाओ अगली टर्म आती जाएगी। वो बोलता है ऐसा करो 10th टर्म निकालो। कौन सा टर्म निकालो? 10वें नंबर का टर्म निकालो। या 10वें नंबर के टर्म के लिए मुझे 9वें नंबर के टर्म की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? अगर यार मुझे अगर 10th नंबर का टर्म निकालना है, मुझे 10वें नंबर का पद निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? A9 प्लस D। अरे यार A9 तो है ही नहीं, A9 तो चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, अगर मुझे A9 निकालना है तो मुझे A8 की जरूरत पड़ेगी। हाँ ये बात भी सही है। अगर मुझे A8 निकालना है तो मुझे A7 की जरूरत पड़ेगी, और अगर A7 निकालना है तो A6 की जरूरत पड़ेगी। A6 है मेरे पास में। लेकिन यार तुम बोलोगे सर ये तो बहुत गंदी वाली रामायण हो गई,
ये तो बहुत गंदी वाली रामायण हो गई कि यार ऐसी कैसी रामायण, अगर उसने बोल दिया कि इसका ऐसा करो 90वां टर्म निकालो, जो 90 नंबर पे आएगा ना उस वो वाला टर्म निकालो, एल लंका डूब गई अपनी। क्यों डूब गई यार? 90 से पहले 89 चाहिए, 89 से पहले 88 चाहिए, 88 से पहले 87 चाहिए, तो क्या निकालने थोड़ी बैठे रहोगे क्या? पूरे पेपर में क्या एक ही क्वेश्चन थोड़ी आया है? अच्छा, तो पहले तो ये समझो कि यार ये पैटर्न कैसे बना। भाई ये पैटर्न इसलिए बना कि जैसे जैसे हम डी ऐड करते जा रहे हैं ना, अगला अगला टर्म आता जा रहा है मेरे पास में, है ना। तो अगर इसके पास की वैल्यू पूछ ली तो कोई दिक्कत नहीं आएगी हमको। जैसे A5 पूछ ली ना, जैसे A5 उसने पूछ लिया, तो A5 में तो हम क्या करेंगे, 15 में 3 को ऐड कर देंगे। 6 पूछ लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 10 तक पूछ लेगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लंबा पूछ लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस चीज को शॉर्ट आउट करने के लिए मैथमेटिशियन ने एक फॉर्मूला निकाला इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग। मैथमेटिशियन ने एक फॉर्मूला निकाला बेटा किसके अकॉर्डिंग? इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग। भाई ये चीज तो समझ में आ गई ना तुम लोगों को कि आगे के 2 टर्म कैसे निकाले मैंने, है ना। आगे के 2 टर्म कैसे निकाले, पहले मैं डी निकालूंगा, डी मेरे पास में 3 आया और फिर मैं इनको ऐड करता जाऊंगा कि दिस 1 प्लस डी, दिस 1 प्लस डी, तो A4 प्लस डी, A5 इक्वल टू A4 प्लस डी। यहां लिख देता हूं मैं, A4 की वैल्यू कितनी है 15, 15 प्लस डी कितना है 3, तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आ गई 18। ऐसे ही में A6 की वैल्यू, अच्छा यहां लिख दिया गया मैंने, ऐसे ही में A6 की वैल्यू निकालना चाहूं तो 18 प्लस 3 क्या जाएगा मेरे पास में 21। मतलब इस तरीके से मैं आगे की वैल्यू तो निकाल सकता हूं। लेकिन बेटा अब मैं यहां से बनाने जा रहा हूं कुछ फॉर्मूला, देखो कैसे। अब यहां से मैं बनाऊंगा एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा फॉर्मूला, ठीक है, जिससे हम किसी भी टर्म को हम निकाल सकते हैं। एक बात बताना मुझे भाई, ये चीज तो समझ में आ गई ना, या फिर इसके जैसा 1-2 क्वेश्चन और बताऊं, है ना। मान लो सपोज दैट आपको क्वेश्चन में ऐसे दे दिया उसने कि आपके पास में 6 है, 6 ही क्यों ले रहा हूं मैं बार बार, में इससे क्या प्यार करता हूं मैं ना, 4, उसके बाद में 9, उसके बाद में 14, उसके बाद में बस इतना ही है ना। मान लो उसने बोल दिया ये एक एपी है, ये क्या है बेटा, ये एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ऐसा करो इसका 4th नंबर का टर्म और 5th नंबर का टर्म निकालो, या फिर वो ये भी बोल सकता है कि इसके आगे के 2 टर्म निकालो। भाई ये 1, 2, 3 है तो ये 4, 5th हो गया। पहले मैं डी की वैल्यू निकालू बेटा, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 - 4 = 5। डी की वैल्यू आ गई, बस अब ऐड करता जाना है यार। A4 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, A3 प्लस डी कर दूं। भाई A4 से पहली टर्म कौन सी है, A3 है। A3 में D को ऐड किया तो कितना आ गया मेरे पास में 14 + 5 कितना आ गया 19 आ गया। भाई पैटर्न बन रहा है यार, समझो यार इस चीज को। A4 + D, तो A4 की वैल्यू कितनी है 19, 19 + 5 कितना जाएगा 24। मतलब एक तो आएगा 19 और एक आएगा 24। लेकिन ये चीज यार तब तक ही वैलिड है जब तक आपको आसपास की वैल्यू पूछी जाए। कहां की वैल्यू पूछी जाए बच्चा, आसपास की वैल्यू पूछी जाए। अगर लंबी वैल्यू पूछ ली ना बच्चा, क्या अगर कोई लंबी वैल्यू पूछ ली ना, तो ऐसा करो 399 टर्म निकालो, 399th टर्म निकालो। अब एग्जामिनर ने तो बोल दिया हमको आता नहीं, हमको तो यही मेथड आता है, तो क्या इसको थोड़ी करने बैठोगे, छोड़ दोगे इसको, आप लोग नहीं आता समझ में। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, एक फॉर्मूला निकाला, है ना। हमने तो क्या निकाला, हम तो किसी काम के ही नहीं है, मैथमेटिशियन ने एक फॉर्मूला निकाला, ठीक है। चलो मिटाने जा रहा हूं बेटा इसको। वो फॉर्मूला देखो इसी सीरीज से निकल के आया, है ना। वो फॉर्मूला इसी सीरीज से निकल के आया। एक बात बताना बेटा मुझे, है ना, गीले कपड़े से साफ कर देता हूं मैं बार बार, मैं फिर मास्क लगाना पड़ता है मेरे को। चलो देखो A2 को तो मैंने लिख दिया A + D, बोलो कोई इशू है भाई। A2 को क्या लिख दिया मैंने A + D, मतलब A1 की जगह A लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक बात बताना, A3 = अगर मैं A2 के प्लेस पे लिख दूं A + D + D तो कोई दिक्कत है भाई। A2 के प्लेस पे मैंने A + D लिख दिया, क्योंकि A2 की वैल्यू तो A + D है ना। तो A2 के प्लेस पे अगर मैं A + D लिख दूं और फिर बाद में +D आ गया तो कोई दिक्कत है क्या, है ना। तो अपने को इससे क्या मिला बेटा, A + 2D मिला। मतलब A3 की वैल्यू क्या मिल गई, A + 2D मिल गई। आए हाय, देखो अब आगे देखो क्या बोला मैंने, A2 के जगह पे A + D लिख दिया, तो A3 = A2 की जगह पे A + D और फिर +D। अब मैं देखता हूं A4 की वैल्यू। एक बात बता, A4 = A3 + D है ना, और A3 की वैल्यू क्या मैं A + 2D लिख सकता हूं, बोलो 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 बोलो। A4 की मैं = A3 के प्लेस पे अगर मैं A + 2D लिख दूं तो कोई दिक्कत है, और फिर +D आगे आ गया सीधा सा, तो ये बन गया A + 3D। वाओ, ठीक है। A5 की अगर मैं बात करूं तो A5 = A4 + D, और A4 की वैल्यू है A + 3D + D, तो मेरे पास में वैल्यू क्या बन के आ गई A + 4D। हा। अब यहाँ पे यार ढंग से देखो, क्या ये वापस से एक पैटर्न नहीं बन गया क्या,
बोलो बोलो बोलो, क्या ये वापस से एक पैटर्न नहीं बन गया क्या कि पहली वाली टर्म तो a, दूसरी वाली टर्म a प्लस डी, तीसरी वाली टर्म a प्लस 2d, चौथी वाली टर्म a प्लस 3d, पांचवी वाली टर्म a प्लस 4d, आगे क्या करके देखोगे क्या सिक्स्थ टर्म a प्लस 5d होगी। सिक्स्थ टर्म कौन सी होगी, a प्लस 5d होगी, डेफिनेटली होगी यार। अगर मैं nth टर्म की निकालूं टर्म nth टर्म की, तो ये पहले nth से पहले ये देखो, यहां ढंग से अगर तुम लोग देखोगे ना बेटा, जब यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है और a और d तो सब में आ रहा है यार। जब यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2 है, जब यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 5 है, मतलब हमेशा यहाँ पे एक कम चल रहा है। इसका मतलब अगर मैं nth टर्म निकालूं इसकी, कौन सी टर्म, nth टर्म अगर मैं इसकी निकालूं तो a की जगह पे तो यही आएगा ना, बस ये जो 5 है ना ये रिप्लेस हो जाएगा n की जगह पे, यहाँ क्या बन जाएगा n-1 इंटू डी, क्योंकि n टर्म से पहले तो n-1 ही आएगा ना भाई, एक कम करोगे ना। अगर मैंने ये बोला कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो मैं बोलूंगा फोर्थ टर्म से पहले वाली टर्म कौन सी, थर्ड। भाई चौथे पद से पहले वाला पद कौन सा है, तीसरा पद है ना। पांचवें पद से पहला पद कौन सा है, चौथा पद है। ऐसे ही nth टर्म से पहला वाला टर्म कौन सा होगा बेटा, n-1 ही होगा ना। नहीं आई क्या चीज समझ में? तो यहां इस पूरे पैटर्न से ये फॉर्मूला निकल के आया क्या बच्चा, कि an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, एंड दैट इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म। nth टर्म का ये क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। मतलब हमने एक्चुअल में देखो फॉर्मूला पहले नहीं बनता है, फॉर्मूला बनाया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में। जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना उसके बाद में फॉर्मूला बनता है। क्वेश्चन सॉल्व करो फिर फॉर्मूला बनेगा भाई। तो अपन ने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, अपने सामने एक प्रॉब्लम आ गई कि यार अगर मेरे उसको 999 टर्म अगर उसने पूछ ली तो मेरे सामने प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसको कैसे करें। तो उन्होंने देखा कि यार एक पैटर्न बन रहा है, और उस पैटर्न को देखते हुए उन्होंने क्या बना दिया, एक फॉर्मूला बना दिया। तो यहाँ से क्या निकल के आया बेटा, हमने यहाँ पे देखा कि जब यहाँ 3 ले रहे हो तो यहाँ 2 आ रहा है, 4 ले रहे हो तो 3 आ रहा है, बाकी तो कोई चेंज है ही नहीं। a और d तो सब में आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे 5 देखा तो यहाँ पे a और d लेकिन 4 आ रहा है, यहाँ 6 देखा तो a और d तो इसमें भी है लेकिन 5 आ रहा है। मतलब अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी है ना तो उसका फॉर्मूला क्या बन के आएगा, a प्लस, लेकिन यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा बेटा, n-1 इंटू डी, एंड दैट इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म। फाइंड आउट द nth टर्म, मतलब nth टर्म को कैसे निकालोगे, ये इसका फॉर्मूला है। बोलो आया नहीं आया समझ में, बोलो बेटा आया नहीं आया समझ में। बेटा क्लियर होना चाहिए एकदम, कंसेप्ट ऐसे पानी की तरह क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल, है ना। ये फॉर्मूला है किसका, हाउ टू फाइंड आउट nth टर्म। चलो इस फॉर्मूले को इसमें लगा के देखें, इस फॉर्मूले को इसमें लगा के देखें, चलो देखते हैं ना। इस फॉर्मूले को इसमें लगा के अपन देखते हैं कि क्या 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 कंसेप्ट है। चलो अपने को क्या निकालना है बेटा, अब देखो मुझे क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालनी है ना भाई। फिफ्थ टर्म निकालने का मतलब क्या है, an, मतलब n के प्लेस पे फिफ्थ आ जाएगा, क्योंकि 5वें नंबर की टर्म निकालनी है। तो फिफ्थ टर्म निकालने का मतलब क्या हुआ मेरे पास में, a5, क्योंकि n के प्लेस पे क्या आ गया बेटा, 5 आ गया, इक्वल टू a की वैल्यू क्या है बेटा, मैं उसमें a पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं ना, a प्लस n-1 मतलब 5-1 इंटू डी। भाई n के प्लेस मेरे को फिफ्थ टर्म निकालनी है ना, फिफ्थ टर्म निकालनी है, मतलब n के प्लेस पे कौन सी टर्म निकालनी है, 5वें नंबर की, मतलब n इक्वल टू 5। फिफ्थ टर्म निकालनी है मतलब n इक्वल टू 5, 5वें नंबर की टर्म निकालनी है, ठीक है। तो a5 इक्वल टू a प्लस 5-1 डी, है ना। a5 इक्वल टू a की वैल्यू मुझे पता है बिल्कुल 6, 5-1 इंटू 4, ठीक है। और d की वैल्यू क्या है बेटा, वहां पे d की वैल्यू आ गई आपके पास में 4। बोला है नहीं आया समझ में, d की वैल्यू कितनी है, एक मिनट, 9-6 3, d की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो यहाँ से a5 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी बेटा, 6 प्लस 4 या 12, 12 और 6 18, मतलब a5 की वैल्यू क्या निकल के आई आपके पास में 18। ये चीज आपने डायरेक्टली निकाल ली बिना a4 को जाने, बिना a4 को जाने आपने डायरेक्टली कौन सी टर्म निकाल ली, a5। अगर वो बोलता बेटा इसकी सिक्स्थ टर्म निकालो, इसकी कौन सी टर्म निकालो, सिक्स्थ टर्म निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, n के प्लेस पे 6 आ जाएगा, इक्वल टू a प्लस n-1 मतलब 6-1 इंटू डी, है ना। तो a6 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपकी 6 है, प्लस n-1 मतलब 5, d की वैल्यू कितनी है 3। तो यहां से a6 इक्वल टू क्या आ गया, 5 3 या 15, 15 प्लस 6 21, मतलब 6 नंबर पे जो टर्म आएगी, 6th नंबर पे जो टर्म आएगी वो कौन सी होगी बेटा, 21 के इक्विवेलेंट होगी। बिल्कुल सही है क्या, हाँ बिल्कुल सही है, यही चीज तो अपन ने निकाली थी। तो ये फॉर्मूला है कि आप किसी भी टर्म को निकाल पाओ, किसी भी टर्म को अगर आपको निकालना हो तो ये फॉर्मूला आप लगा दोगे। बोलो आया नहीं आया समझ में, बोलो बेटा आया नहीं आया समझ में, है ना। अपन दो तीन क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, उसके बाद में बाइंड अप करेंगे, लेक्चर लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। चलो इसको राइट डाउन कर लो फटाफट जल्दी।
जल्दी 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 1 2 3 4 1 2 का 4, ओके मिटाने जा रहा हूँ। 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, माय नेम जियो जी लो जी सलो जी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी, माय नेम इज लखन, सजनों गाँव से जन मेरा नाम है लखन। चलो करने बेटा आगे। चलो देखो, गीला तो नहीं है ना। मान लो अपन ने क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन क्या लिया बेटा मैंने 5 कुछ भी ले लो यार, 16 के बाद में 21 के बाद में 26 के बाद में 31, और उसने बोल दिया कि एक एपी है ना। सामने वाले ने क्या बोल दिया बेटा, ये एक एपी है। अब वो क्वेश्चन में देखो उसने क्या क्या पूछा कि ऐसा करो, इसकी 6th टर्म निकालो, इसकी 19th टर्म निकालो, मतलब 19वीं टर्म निकालो, और साथ में इसकी nth टर्म भी निकालो, है ना। क्या क्या पूछ लिया बेटा उसने, 6th टर्म निकालो, 19th टर्म निकालो और nth टर्म निकालो, ठीक है। अच्छा उसने एपी बोला है क्या, हाँ बिल्कुल उसने बोला है कि ये एक एपी है। एपी है मतलब डी की वैल्यू सब में सेम रहेगी, तो पहले तो मैं डी की वैल्यू निकाल लूं ना बेटा। डी की वैल्यू कैसे निकालूंगा, ये a2 माइनस a1 से मैंने डी की वैल्यू निकाली, तो 21 माइनस 16 क्या आ गया बेटा मेरे पास में 5 आ गया, मतलब डी की वैल्यू तो 5 आ गई, बस हो गया काम। अब मुझे a6 निकालनी है, क्या निकालनी है बेटा, a6 निकालनी है। तो a6 इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास में, an का, an इक्वल टू होता है मेरे पास में फॉर्मूला बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसने बोला a6 निकालो, क्या निकालो, a6 निकालो, तो मैं n इक्वल टू जब 6 लेता हूं, या फिर उसने ऐसे बोला है 6th टर्म निकालो, व्हेन n इक्वल टू 6, तो a6 आ जाएगा नहीं आ जाएगा भाई, n के प्लेस पर 6 रख दूं तो a6 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इक्वल टू a कितना है बेटा 16 प्लस n माइनस 1, 16 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी है आपका 5, तो यहां से मैंने वैल्यू निकाली, तो ये क्या आ गया मेरे पास में 16 प्लस 16 माइनस ए कितना आ गया 5, 15 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहां से मेरे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 16 प्लस ये आ जाएगा 5 25 5 6 7 75, ओ हो A6 तो 75, एक मिनट रुकना बेटा, अरे मिस्टेक हो गई, यहाँ 6 माइनस 1 आएगा ना, n की वैल्यू 6 है तो 6 माइनस 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 इंटू 5 25 यहाँ पे क्या आ गया 25 प्लस 16 20 30 40 41, तो आपके पास में जो 6 नंबर पे टर्म आएगा ना बेटा वो क्या आएगा 41 आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। चेक कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो चेक, कैसे a5 इक्वल टू a4 प्लस डी, है ना, या फिर a6 इक्वल टू a5 प्लस डी, ऐसे भी चेक कर सकते हो, है ना। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब अपन निकालते हैं कौन सा 19th टर्म। जब 19th टर्म निकालोगे तो a19 इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी आएगा, क्या बिल्कुल आएगा। यहां से a की वैल्यू निकालो 16, है ना, प्लस 19 माइनस 1 मतलब 18 मल्टीप्लाई बाय डी कितना है बेटा 5, तो ये क्या बन गया 16 प्लस ये बन गया 5 8 40 और 90, है ना। देख लो एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में 106, मतलब 19th टर्म पे 19th नंबर पे जो टर्म आएगी वो कितनी होगी बेटा 106। अब उसने इनडायरेक्टली मेरे से ये भी पूछा कि nth टर्म निकालो, अरे यार nth टर्म तो आसान है, nth टर्म निकालनी है मतलब a प्लस n माइनस 1 डी, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है ही, यहाँ पे तो वैल्यू भी पुट नहीं करनी। nth टर्म निकालनी है मतलब an निकालनी है, भाई nth टर्म निकालिए मतलब n नंबर पे कौन क्या आएगा, nth नंबर पे क्या वैल्यू होगी इसकी, तो an इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है बेटा 16 प्लस n की जगह पे n ही प्लेस कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो यहां से मेरे पास में क्या आ गया बेटा 16 प्लस 5n माइनस 5, 16 माइनस 5 भाई इन दोनों को तो ऐड कर नहीं सकते या इन दोनों को माइनस कर नहीं सकते, 16 माइनस 5 क्या रहेगा अपने पास में 11 प्लस 5n, मतलब nth नंबर पे जो नंबर आएगा, nth नंबर पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा 11 प्लस 5n के इक्वल आएगी। बोलो आया नहीं ऐसे, बोलो nth नंबर पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 11 प्लस 5n आएगी। बोलो आया नहीं आया समझ में। अच्छा एक जादू दिखाऊं बेटा, क्या एक जादू दिखाऊं, ये इसकी nth टर्म है। अगर यहां पे तुम जादू 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 देखो
अगर मैं n की जगह 1 रखता हूं तो क्या a1 आती है? n की जगह 1 रखता हूं तो a1 आती है, इक्वल टू 11 प्लस 5 इंटू 1, क्या आ गया 16। जादू जादू। अगर n की जगह 2 रखता हूं तो a2 आएगा क्या? तो 11 प्लस 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 11 कितना आ जाएगा मेरे पास में? 10 प्लस 11 21। जादू दिख रहा है जादू। a3 निकालता हूं, n की जगह 3 रखूंगा तो ये बन जाएगा 11 प्लस 5 इंटू 3, तो ये बन गया 5 या 15 16 26। जादू। मतलब ये आपकी कौन सी टर्म है? nth टर्म है, और आपने जो nth टर्म निकाली है ना बिल्कुल करेक्ट निकाली है, क्योंकि वहां पे आप कोई वैल्यू रखोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। भाई इसी से ये बनाए, इसी से ये बनाए, दोनों एक दूसरे से ही तो बने, तो काहे का जादू? चीजें तो वही आएंगी। बोला है नहीं आया समझ में? तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। उसके लिए आपके पास में nth नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d होता है, यह फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए। यह फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए। बोलो आया नहीं आया समझ? बोलो अच्छा, अच्छा बोलो आया नहीं आया समझ में? है ना? चलो अब अपन कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस दे रहे हैं, वो होमवर्क के क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं खुद से, ठीक है? और मस्त रहना है, मजे करने हैं, ठीक है? चल मिटाने जा रहा हूं, 1 2 3 4। ओके कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना। पहले तो आपको बताना है कि फाइंड एपी और नॉट, ये एपी है या नहीं है ना? देखो 1 3/2 5/2 7/2 डॉट 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 डॉट, है ना? फर्स्ट, सेकंड 3.5 6.7 या 4.7, ठीक है? 5.9 7.1 एंड सो ऑन। ये बताना है एपी में है या नहीं है ना? थर्ड a स्क्वायर b 2a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b डॉट 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 डॉट, है ना? देन फोर्थ √5 √10 √15, एक मिनट, √10 नहीं, √5 √20 √45, देन स्क्वायर रूट 80, है ना? डॉट 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 डॉट। ये आपको बताने कि ये एपी में है या नहीं है, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 8th 6th 9th 19th एंड nth टर्म। मतलब आपको जो मैं दे रहा हूं ना, जो क्वेश्चंस में दे रहा हूं उसकी छठी 9वीं 19वीं और nth टर्म निकालनी है, ठीक है? मतलब ये एपी में है पहले से। तो फर्स्ट 5 9 13 डॉट 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 3.5 4.7 5.9 डॉट 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 डॉट, है ना? थर्ड 6 11 5 11 17 23 डॉट 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 डॉट, AB 2AB 3AB डॉट 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 डॉट, फिफ्थ n स्क्वायर n क्यूब, n स्क्वायर मतलब
ए स्क्वायर 2a² 3a² डॉट 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 डॉट। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों को बताना है, ये आपका होमवर्क है, आपको 6th 9th 19th और एंट्री टर्म निकालनी है इसकी। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा होमवर्क नहीं है बेटा, जिसको आ गया होगा समझ में वो इजीली कर लेगा। ठीक है बेटा, तो ये एपी है, बेसिक जरूर देख लेना। कई लोग क्या करते हैं कब जब चाहें जब कोई भी लेक्चर उठा के देख लेते हैं, तो बेटा ये बहुत गलत है। आप लोगों को जब भी लेक्चर देखने हैं तो आप स्टार्टिंग से देखो, अदरवाइज मत देखो भाई। कोई भी लेक्चर अगर आपको कोई भी चैप्टर देखना है तो उसको स्टार्टिंग से देखो, क्योंकि देखो जितना ज्यादा वैल्यू फर्स्ट लेक्चर की होती है ना बेटा, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर की, उतनी ज्यादा वैल्यू किसी लेक्चर की नहीं होती है। अगर वो दोनों लेक्चर कर लिए तो चीजें पढ़ने में मजे आएंगी, अगर वो दोनों लेक्चर नहीं किए स्टार्टिंग के लेक्चर तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो उन दोनों लेक्चर को पहले करो। ठीक है बेटा, पहले जो स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स आते हैं उनको पहले करने की कोशिश किया करो। ओके बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू।